नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने एक नया पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हेतु जो हमारे विद्यार्थी जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग का प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई किया है, उन छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु क्लास लिया जा रहा है, जो कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है डुप्ले कौन एवं महत्व। दूसरा चीज, प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध और इसका प्रभाव। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का प्रभाव। दूसरी चीज, मैसूर साम्राज्य में हैदर अली व टीपू सुल्तान की भूमिका एवं मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कारण क्या है, पतन के कारण। इन टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में 18वीं सदी से शुरुआत है, वहीं से संबंधित है। देखिए, ये रहा टॉपिक। आपको पता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, और उसी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक सेवा में, उस फ्रेंच कंपनी के व्यापारिक सेवा में एक गवर्नर बनकर आए डुप्ले, जिन्हें चंद्रनगर का गवर्नर बनाया गया। सर्वप्रथम डुप्ले को चंद्रनगर का गवर्नर बनाया गया, व्यापारिक गवर्नर। फिर बाद में इन्हें पांडिचेरी जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी का गवर्नर बना दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे इनका कद
फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ता चला गया, फ्रेंच कंपनी में। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं वह क्या हैं? देखिए, यह एक कुशल रणनीतिज्ञ एवं राजनेता थे। यह एक कुशल रणनीतिज्ञ एवं राजनेता थे डुप्ले। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है, ये जो आप देखेंगे हैदराबाद, मैसूर और कर्नाटक, यहां पर जो दक्षिण भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त था। क्यों, कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कर्नाटक में चंदा साहब, जो कर्नाटक में चंदा साहब थे, चंदा साहब से डुप्ले मिल जाते हैं और वहां के नवाब के खिलाफ ही बगावत करवा लेते हैं, डुप्ले जी करवाते हैं। नवाब के खिलाफ बगावत करने का तात्पर्य क्या है? डुप्ले का जो षड्यंत्रकारी विचारधारा है, जो दिमाग है, उसका प्रयोग करते हुए डुप्ले नवाब के खिलाफ, आप देखेंगे कर्नाटक में चांदा साहब हैं, चांदा साहब, यह डुप्ले से मिलकर जो है नवाब के खिलाफ बगावत कर देते हैं। वहीं हैदराबाद में आप देखेंगे कि मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में, क्योंकि हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद आप देखेंगे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में गृह युद्ध छिड़ गया सत्ता के लिए, और इसमें डुप्ले का जो षड्यंत्रकारी दिमाग था खुलकर खेलने का अवसर मिल गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य डुप्ले जो था ना, वो एक सफल कूटनीतिज्ञ था। क्योंकि जो दक्षिण भारत में ये अव्यवस्था दिख रही है, कभी कर्नाटक मैसूर के साथ, कभी मैसूर हैदराबाद के साथ, जो तमाम सारी राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है, इसका दक्षिण भारत में अगर फायदा कोई उठाया तो डुप्ले उठाया, जो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था। क्योंकि ये दक्षिण भारत की जो राजनीतिक व्याप्त अस्थिरता था उसको एक अच्छे से समझ रहा था, और इन्होंने भारतीय शासक को अपने अंतर्गत जोड़ने के लिए तमाम सारे हथकंडे का भी यूज किया, जैसे वो सहायक संधि प्रथा है। आपको पता है कि बाद में इस सहायक संधि प्रथा को अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली ने इसे बहुत ज्यादा प्रसार किया, ब्रिटिश सत्ता का इसी के बलबूते विस्तार किया। परंतु जो डुप्ले की भूमिका है ना, कहा जाता है कि जब दक्षिण भारत में सारे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंपनियां हो, चाहे स्थानीय शासक नवाब हो, सारे लोग जब एक तरीके से सारे लोगों की सत्ता की बागडोर धराशायी हो चुकी थी, कोई उत्कर्ष में नहीं था, तो उस समय दक्षिण भारत में यही डुप्ले था जो फ्रांसीसी पताका को लहराए बैठा था। फ्रांसीसी पताका को लहराए बैठे था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो भारत में सहायक संधि प्रथा जैसी, जो भारत में सहायक संधि
जैसी प्रथा का निर्माण किया, बाद में इसका प्रसार ब्रिटिश सरकार ने किया। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब देखिए मामला क्या है। ये हो गया डुप्ले की बात। क्योंकि देखिए यहां पे फ्रांस सरकार की कुछ गलतियां भी हैं। क्योंकि डुप्ले की भूमिका कर्नाटक युद्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीत हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी जीत हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। लेकिन कारण यह है कि इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार फ्रांस में बुला लिया। इनके जगह पे काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भेजा। अब ये डुप्ले की तरह योग्य नहीं थे। इन्हें, चूंकि डुप्ले सारे माहौल को, सारे परिस्थितियों को समझ रहा था, लेकिन ये जो थे काउंट डी लाली, ये सारे माहौल और सारे परिस्थितियों को नहीं समझ रहे थे। और जब सारे माहौल और सारे परिस्थितियों को नहीं समझ रहे थे, जिसकी वजह से अनंतः जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक युद्ध होता है, जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है। इसमें ब्रिटिश गवर्नर सर आयरकूट थे। ब्रिटिश गवर्नर जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसमें ब्रिटिश गवर्नर जो है सर आयरकूट थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जो है सर आयरकूट थे। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ब्रिटिश गवर्नर सर आयरकूट थे। अब हुआ क्या मामला, ब्रिटिश गवर्नर सर आयरकूट थे। अब सर आयरकूट एवं काउंट डी लाली का जब युद्ध होता है, तो इसमें फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लाली का पराजय होना स्वाभाविक है, क्योंकि अनुभव की कमी है। दक्षिण भारत की स्थितियों को नहीं समझ रहे हैं, डुप्ले समझ रहे थे। तो जिसके वजह से यहां पे फ्रांस कंपनी का हार होता है। फ्रांस कंपनी का हार होता है। और देखिए यहां पे महत्व क्या है कर्नाटक युद्ध का। यहां पे एक महत्व निकल के आता है। फ्रांस कंपनी के हार के बाद भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश कंपनी का उदय हो गया। ब्रिटिश कंपनी का उदय हो गया। ये महत्व है कि भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश कंपनी का उदय हो गया। क्योंकि फ्रांस से अब कोई भारत में रीजन क्या है, रीजन ये है कि भारत में आप देखेंगे मराठों का भी पतन हो चुका। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद मराठे भी अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं, बेदखल हो चुके हैं। इधर मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का भी पतन हो चुका है। ठीक है। अब तमाम सारे कंपनी जो प्रतिद्वंदी थे फ्रांस, इनका भी पतन हो गया। तो अनंतः जो है भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। तो इस बात को अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि
आधुनिक भारत के संदर्भ में कर्नाटक युद्ध का क्या महत्व है, तो कर्नाटक युद्ध का मुख्य महत्व यही है। इसके साथ साथ डुप्ले के बारे में, डुप्ले की विचारधारा क्या थी, डुप्ले महान क्यों था, तो वही है कुशल नेतृत्व की क्षमता। लेकिन जब सरकार ने उनको वापस बुला लिया, जिसकी वजह से पुनः जो है ब्रिटिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई और तभी से सत्ता से बाहर हैं। लेकिन पांडिचेरी जैसे भूभाग में कुछ सीमित दायरे में था, बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भी ले लिया। ये तो रहा डुप्ले के बारे में और फ्रांस के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे कैसे प्लासी का युद्ध हुआ 1757 का, और कैसे बक्सर का युद्ध हुआ। आपको पता है इसका मुख्य कारण 1757 का प्लासी का युद्ध, वह परिणाम क्या है? 1757 के प्लासी का युद्ध, वह परिणाम क्या है? सत्रह सौ संतावन के प्लासी का युद्ध, वह परिणाम क्या है? देखिए, आपको पता है कि बंगाल उस समय एक धनी प्रांत था। धनी प्रांत था बंगाल, क्योंकि इसमें बंगाल तो पड़ता ही है, बिहार, उड़ीसा, वो जो बंगाल में आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो बांग्लादेश है ना वर्तमान, वो भी इसमें शामिल था। ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान बंगाल में था कि बंगाल में एक अपना व्यापारिक गतिविधियां हो। अब व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार होने के कारण यहां पर कंपनी को 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा एक फरमान जारी हुआ था। ये बात आपको पता है। 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा एक फरमान जारी हुआ था, जिस फरमान में क्या था कि मात्र 3000 रुपए वार्षिक कर के आधार पर पूरे बंगाल में व्यापार करने का छूट था। अब इस लाभ का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे बंगाल में एक अपनी व्यापारिक कोठियों का निर्माण करने लगा। आपको पता है कि बंगाल जो है, इसका संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल में एक राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण होता है। यानी सत्ता और साम्राज्य की शक्ति किसके हाथ में जाएगी, इसे हम राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण होता है। राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण होता है, उसके बाद एक नए नवाब के रूप में सिराजुद्दौला, जो कि एक कम उम्र का नवाब था और बहुत जल्दी उग्र हो जाता था जल्दी। ठीक, जल्दी जो है उग्र हो जाता था। अब अपने कंपनी का विस्तार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के कुछ भूभागों में, जैसे वहां पे अपनी कोठियों को बनाने के लिए अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, एक फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी कर रहे थे। एक जो है फोर्ट विलियम किले की
किलेबंदी कर रहे थे, और इसके साथ साथ आपको पता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी किलेबंदी वो भी कर रहे थे लोग बंगाल में। तो जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलता है तो सिराजुद्दौला इसके लिए मना करता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान जाती है, लेकिन यह जो फोर्ट विलियम किले की किलाबंदी करने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो नहीं मानते हैं। अब सिराजुद्दौला जल्दी उग्र हो जाता था। अब उग्र हो जाने के बाद क्या किया ना, उसी किले में जो है लगभग 100 नाराज होकर 123 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसे इतिहासकारों ने ब्लैक होल की घटना कहा है। जिसे इतिहासकारों ने ब्लैक होल की घटना जो है की घटना कहा है, सिराजुद्दौला से संबंधित है। अब मामला क्या हुआ, इसमें मात्र जो है 123 में से 23 लोग बचे। 123 में से मात्र जो है 23 लोग बचे, ठीक है। मात्र 23 लोग जो है बचे। ठीक है। अब इससे जो है एक अलग प्रकार का मैसेज जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे जैसे क्लाइव, ये लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। और जब बहुत नाराज हो जाते हैं लोग, तो फिर क्लाइव को भेजा जाता है कि आप जाकर के कंपनी की बागडोर संभालिए। आप जाकर के कंपनी की बागडोर संभालिए। आप जाके कंपनी की बागडोर संभालिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्लाइव आते हैं और कंपनी की बागडोर संभालते हैं। अब क्लाइव एक षड्यंत्रकारी दिमाग का था। अब क्लाइव करते क्या हैं, सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब मीर जाफर को एवं अन्य राय दुर्लभ राजस्व अधिकारी थे, राय दुर्लभ एवं जगत सेठ, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो बंगाल में नवाब के प्रमुख अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे, और खास करके सेनापति ही मीर जाफर ही महत्वपूर्ण है। तो इन लोगों को ना क्लाइव अपने तरफ मिला लिया, अपने तरफ आकर्षित कर लिया क्लाइव। जब क्लाइव अपने तरफ आकर्षित कर लिया तो मामला बिगड़ गया। अब सिराजुद्दौला उग्र हो जाता था। सिराजुद्दौला को ये पता नहीं था, क्योंकि मीर जाफर इसलिए चला गया था अंग्रेजों के साथ, मीर जाफर को कहा गया कि आपको जो है नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर को ये बात कहा गया कि आपको नवाब बनाया जाएगा, इसलिए मीर जाफर चले गए। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब जब मीर जाफर चले गए तो होता है एक युद्ध। इसी युद्ध को प्लासी का युद्ध कहते हैं। 1757 का जो है आपस में इन लोग का 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध का परिणाम क्या है? अब परिणाम यह हुआ कि कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभर गई बंगाल में। अभी तक तो ठीक है, इधर उधर षड्यंत्रकारी दिमाग के माध्यम से कार्य कर रहा था, लेकिन अब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में और बंगाल में एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर गया कंपनी। लेकिन यह छल बल से लड़ा हुआ युद्ध था। अच्छा, आप देखिए युद्ध पश्चात क्या हुआ।
युद्ध पश्चात जो है मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, अब नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद क्या किया, नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद क्या किया, ये कंपनी को लगभग 24 परगना की जमींदारी प्रदान कर दी। ठीक है, मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद 24 परगना की जमींदारी सौंप दिया। इसके साथ साथ बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार जो है, मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। धीरे धीरे मीर जाफर ने भी पाया कि कंपनी के मांगों से भी ऊब चुका है और कंपनी की आंतरिक सोच क्या है, इसको भी मीर जाफर धीरे धीरे समझता चला गया। अब ये बात जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगने लगा कि ये तो मीर जाफर हम लोग की बात नहीं मान रहा है, तो किया क्या जाए। अब किया ये जाए कि मीर जाफर को पद से हटाया जाए, चूंकि ये कठपुतली नवाब है, तो मीर जाफर को पद से हटा करके इन लोगों ने मीर जाफर के जगह मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। और मीर कासिम भी कंपनी को मिदनापुर, वर्धमान, पश्चिम बंगाल में है ये, चटगांव की जमींदारी कंपनी को दे देता है। अब मीर जाफर के बाद ये लोग मीर कासिम को भी नवाब बनाते हैं, जिन्होंने बंगाल में वर्धमान, चटगांव एवं मिदनापुर की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया मीर कासिम के द्वारा कंपनी को जमींदारी दे दिया गया। ठीक है, कंपनी को जमींदारी दे दिया गया। अब मामला देखिए क्या है, जब मीर कासिम के द्वारा जमींदारी दे दिया गया तो धीरे धीरे अंग्रेजों की मांग कहाँ रुकने वाली है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब मीर कासिम भी हस्तक्षेप से इनके परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको भी लगने लगा कि नहीं नहीं, ये लोग तो कहीं ना कहीं अपना खुद का शासन, बंगाल की शासन और सत्ता व्यवस्था को ही कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मीर कासिम ने क्या किया, अपना राजधानी ही परिवर्तित कर दिया। ये राजधानी अपना मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर लेकर चला गया। ये अपनी राजधानी क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला गया अपनी राजधानी। ठीक है, और दूसरा काम ये किया, अपनी सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय मॉडल पर सुदृढ़ीकरण करना शुरू कर दिया, मजबूत बनाना शुरू कर दिया, और अपनी जो वित्तीय भ्रष्टाचार है उसको भी दूर करना शुरू किया। राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन के बाद क्या किया, अपनी सैन्य व्यवस्था को, जो इसकी बंगाल की सैन्य व्यवस्था है, अपनी सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय मॉडल पर बनाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया। कल कारखाने, आधुनिक अस्त्र का निर्माण कराया। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि अंग्रेजों को ये बात पता चलने लगा कि मीर जाफर तो जाफर था, मीर कासिम उससे भी बड़ा कासिम है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने चाहा कि नहीं, मीर कासिम को भी हटाओ। और मीर कासिम को भी ये बात पता चल चुका था।
मीर कासिम को भी ये बात पता चल चुका था कि मामला गंभीर है और हमें जो है अपने साम्राज्य को, बंगाल को बचाना है। और भाई मुगल साम्राज्य का तो पतन हो ही चुका है, और जिसके वजह से अपने साम्राज्य को बचाना है। अब अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मीर कासिम ने किया क्या? मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड एवं ये लोगों अवध के नवाब से मिल गया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिल गया, और मीर कासिम। अब ये लोग आपस में एक गुट बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना शुरू की। अब देखिए, अभी तक अंग्रेजों ने छल बल के माध्यम से प्लासी का युद्ध जीता था, लेकिन अब हमारे अंग्रेज गवर्नर आते हैं हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच जो है, बिहार में एक जगह है बक्सर, जहां पे 22 अक्टूबर 1764 को बिहार में बक्सर का युद्ध होता है। अब ध्यान दीजिए, इस युद्ध में ये जो मुगल बादशाह हैं, अवध के शुजाउद्दौला हैं, और इसमें हैदराबाद के निजाम भी सहयोग किए हैं। अब इन लोगों ने जो निजाम को भी रख देते हैं, निजाम। अब इन सारे लोगों को ना हरा करके, निजाम हैदराबाद के निजाम, इन सारे लोगों को हरा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक बक्सर युद्ध के माध्यम से पूरी तरीके से अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करती है। अब ये जान लीजिए, यह सैनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। यह जो युद्ध है, यह सैनिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसके पश्चात कंपनी ने भारत में एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभर गई पूरी तरीके से। अब बंगाल में कैसे शासन व्यवस्था को चलाया जाए, इसके लिए कंपनी ने किया क्या? एक नई व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया। इसमें क्या किया? जो राजस्व वसूली है, आंतरिक शांति व्यवस्था है, राजस्व वसूली है, मतलब जो भी टैक्स से संबंधित चीजें हैं, कर से संबंधित चीजें हैं, जो भी वित्त से संबंधित चीजें हैं, ये सब कंपनी अपने पास रख रही है। और नवाब को फौजदारी जो कानून हैं, उससे संबंधित न्याय व्यवस्था है, प्रशासनिक जो प्रशासनिक मामले हैं, ठीक है, कुछ जो साम्राज्य में सामाजिक मामले हैं, फौजदारी, प्रशासनिक, ये सब प्रशासनिक के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी
का कैसे चयन होगा, कैसे बंगाल का प्रशासन का दायित्व कैसे चलाया जाएगा, यह जो है नवाब को सौंप दिए। देखिए इसके पीछे एक कारण और है कि अभी एक कंपनी बंगाल में स्थापित हुई और बंगाल में स्थापित होने के बाद प्रत्यक्ष पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। दूसरी बात यह भी है कि अभी उसे बंगाल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्होंने राजस्व वसूली जो उनका मूल अधिक जरूरत था उसको अपने पास रखा, अन्य जो है नवाब को सौंप दिया। ये रहा बंगाल में कैसे बक्सर का युद्ध हुआ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है दैत्य शासन का, इसका प्रभाव आप ध्यान रखें, इसके बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव हैं। जैसे इसके कारण कंपनी के व्यापार में खूब वृद्धि हुई, होना ही है। इसके साथ साथ आपको पता है इसी के प्रभाव के कारण जो 1717 में बंगाल में अकाल पड़ा था ना, क्योंकि अब खाद्य है ही नहीं, खाद्य सुरक्षा भी कमजोर है, लोगों को कृषि के लिए भू राजस्व वसूली खूब तगड़ा हो रहा है, तो बंगाल में भी एक अकाल पड़ा, जिसका मुख्य कारण था कि बंगाल में जो भूमि कर था उसका खूब ज़्यादा वसूली ब्रिटिश कंपनी के लोग कर रहे थे, धन उगाही। तो बंगाल में अकाल पड़ना भी द्वैध शासन का ही इम्पैक्ट माना जाता है। इसके साथ साथ जो बंगाल में प्रशासनिक राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई पूरी तरीके से, उसके लिए भी ब्रिटिश सरकार ही, ब्रिटिश कंपनी ही जिम्मेदार है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि कैसे प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के माध्यम से कंपनी ने बंगाल में एक अपना कब्जा किया। अब हम लोग बात करते हैं मैसूर के बारे में। आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में हैदराबाद और दक्षिण भारत में हैदराबाद और कर्नाटक, एक कर्नाटक है, कर्नाटक और हैदराबाद के नीचे जो है मैसूर एक छोटा सा साम्राज्य है। मैसूर में एक वंश था वाडयार वंश, एक वंश था वाडयार वंश। वाडयार वंश का पतन हो गया था और वाडयार वंश के पतन के बाद जो है वहां की जो शासन व्यवस्था था, वहां के कुछ मंत्री जैसे नंजराज और देवराज के हाथ में था। वास्तविक शक्ति मंत्रियों के हाथ में था, जिनका नाम था नंजराज और देवराज। इनके हाथ में था। तो इस राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए मैसूर में, इस राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए मैसूर में जो एक सिपाही के पद से मैसूर में एक नवाब, एक शासक तक पहुंचता है, जिसका नाम है हैदर अली। हैदर अली जो कि एक कुशल और बहुत ही योग्य शासक था। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कुशल और चतुर शासक था पूरी तरीके से। क्योंकि इन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय मॉडल पर आधुनिकीकरण किया।
ये हैदर अली। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चूंकि देखिए मैसूर बहुत सारी चुनौतियों से परेशान था, आंतरिक चुनौतियां, बाह्य चुनौतियां। इसकी वजह से हैदर अली का मुख्य ध्यान था कि सेना को मजबूत किया जाए। इस प्रकार हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी एवं मराठा हैदराबाद, ये लोग भी चाह रहे थे मैसूर पर कब्जा कर लीजिए, मैसूर की शासन को समाप्त करना, जिसके वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है टीपू सुल्तान शासन की बागडोर संभालता है। इनकी मृत्यु के बाद जो है, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासन की बागडोर संभालता है मृत्यु के बाद। टीपू सुल्तान यह भी अपने पिता के तरह ही योग्य, कुशल नेतृत्वकर्ता, मजबूत शासक था। इसने भी अपने सैन्य बल पर काफी ध्यान दिया और पूरी तरीके से कुशल सैन्य के लिए इन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र कारखाने का निर्माण किया, है ना। ये पूरी तरीके से अपने सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय मॉडल पर बनाने के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण, कारखानों का निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इन्होंने सर्वप्रथम रॉकेट का निर्माण, यूरोपीय मॉडल पर अपने सेना को प्रशिक्षित करना। अभी हैदर अली ने, आपने देखा ना कि हैदर अली का बिल्कुल सोच था कि हम अपने सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर करेंगे, जिसका पूरी तरीके से पालन किए हैं इन्होंने। सेना को प्रशिक्षित किया, उनके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया, अच्छे से उनका जो है, यानी अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाया टीपू सुल्तान। इसे जो है शेर के तरह लड़ना पसंद था, जिसके कारण शेरे ए मैसूर भी कहा जाता है। ये शेरे ए मैसूर, ठीक है। ये कहता था कि रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि एक दिन जो है परास्त कर देना मजबूती के साथ, ठीक। बहुत मजबूत शासक मैसूर का था और महान योद्धा इसे माना जाता है। और ये एक लोकतंत्र का भी प्रेमी रहा है। टीपू सुल्तान जो है यह लोकतंत्र का भी प्रेमी रहा है, और जिसकी वजह से इन्होंने जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना। यह जो है लोकतंत्र का प्रेमी रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। एक महान योद्धा, महान रणनीतिकार, कुशल रणनीतिकार, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक कुशल था, बेहतर नेतृत्वकर्ता थी इसके अंदर। ये रहा मैसूर के बारे में। कि चाहे हैदर अली के बारे में क्वेश्चन आए कि हैदर अली की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, टीपू सुल्तान की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो आप इस कहानी के माध्यम से अपने शब्दों का चयन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में बात किया जाए। अगर मराठा साम्राज्य, देखिए जो मराठा है ना, मराठा साम्राज्य, आप देखेंगे कि
जो ये महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र के एरिया के भूभाग में इनका उद्भव था, जो शिवाजी के माध्यम से एक अष्टप्रधान व्यवस्था के माध्यम से अपने शासन को बहुत ही मजबूत, एक अष्टप्रधान व्यवस्था के माध्यम से अपने शासन को बहुत ही मजबूत, और सबसे ज्यादा चुनौती चाहे मुगल को हो चाहे यूरोपियन कंपनी को हो, यूरोपियन कंपनी ब्रिटिश को हो, इनको सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी से मिला चुनौती तो इन्हीं से मिला, चुनौती मराठों से मिला। ठीक है, मराठों से ही मिला है, क्योंकि ये गुरिल्ला युद्ध के तरह लड़ते थे ये लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि इतने मजबूत साम्राज्य बनाने के बाद भी मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। ठीक है, इतना मजबूत साम्राज्य बनाने के बाद भी मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। पतन तो इसके देखिए दो कारण है। बाहरी कारण ये है कि ये लोग, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको चुनौती तो दिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है BIC, उनको चुनौती तो दिए, परंतु अनंतः जो है पानीपत के तृतीय युद्ध हो या तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हो, यह मराठों का धीरे धीरे सत्ता से मराठों को बेदखल कर दिया और मराठों के भूभाग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कब्जा बना दिया। इसमें आप देखेंगे कि चाहे तीसरा पानीपत का युद्ध हो या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो, ये सब ऐसे कारण हैं कि जो मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया सत्ता से, और मुगल का साम्राज्य तो पतन हो ही गया है, एक नई शक्ति के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का कार्य किया। क्योंकि पानीपत के युद्ध में आपने देखा कि अहमद शाह अब्दाली ने पूरे अफगान का शासक था, जो सदाशिव भाऊ को पूरी तरीके से हरा दिया था। इसी प्रकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी मराठा शक्ति पूरी तरीके से छित्र विचित्र हो गया। अब मामला यह है कि जब मराठे कमजोर हो गए, इसकी कमजोरी का एक कारण और है कि युद्ध में हार, जो प्रौद्योगिकी प्रगति का अभाव था, जो प्रौद्योगिकी अस्त्र शस्त्र थे, वो युद्ध की रणनीति था, जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी खराब था। जो इनका अस्त्र है, शस्त्र है, जो इनका युद्ध रणनीति है, वह भी जो है ब्रिटिश से खराब था, क्योंकि ब्रिटिश जो है एक सटीक रणनीति के माध्यम से ये लोग भारत के भूभाग पर कब्जा किए, मराठों को भी हराएं, लेकिन वही मराठे जैसे गुरिल्ला युद्ध के तरह इधर उधर भाग करके छिप करके युद्ध लड़ना, जिसकी वजह से ये लोग यूरोपीय कंपनी, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं टिक पाए, और अनंतः इनका जो है बेहतर हथियार भी नहीं थे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, तो अनंतः इनका पतन हो गया। ये एक बाहरी कारण के रूप में। इसके साथ साथ आंतरिक कारण ये भी हैं, इसके साथ साथ कुछ आंतरिक कारण हैं। आंतरिक कारण ये है कि जैसे कि मराठा जो प्रशासन है, इसमें केंद्रीकरण का अभाव था। आंतरिक कारण ये है इसमें कि मराठा प्रशासन में जो है केंद्रीकरण का अभाव था। केंद्रीयकरण का अभाव, अब देखिए, जब केंद्रीकरण का अभाव है, विकेंद्रीकरण है, तो जो
साम्राज्य के भीतर जो छोटे छोटे क्षेत्रीय मतलब स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो अक्सर स्वतंत्र हो जाते थे। भाई विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण तो है नहीं, तो जो स्थानीय नेता हैं वो लोग जो है अक्सर स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगते थे। और जब स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि साम्राज्य के भीतर सामंजस्य की कमी हो गई। जो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, केंद्रीकरण के अभाव के चक्कर में विकेंद्रीकरण था, तो पूरी तरीके से साम्राज्य में एक सामंजस्य की कमी हो गई। और फिर इससे क्या हुआ, एक नए क्षेत्रीय गुटों का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय गुटों का निर्माण हुआ। अब जिस पर कब्जा करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही आराम से इनको हराने में सफलता प्राप्त कर लिया गया। और मराठा साम्राज्य की एक और भी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इनके पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था। इनके पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था, जिसके वजह से ये लोग एक संघ नहीं बन पाए। छोटे छोटे भागों में जो है शासक थे और बिखर गए। वही क्षत्रिय गुट की जो बात है, इनमें सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इनके पास कोई नेतृत्व करता बेहतर नहीं था। शिवाजी के बाद ऐसा कोई नेतृत्व करता नहीं था, जिसके वजह से ये लोग छोटे छोटे गुटों में बंटते चले गए। और अनंत यही जो है क्षेत्रीय शक्तियां को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दबाने में सफल रहा। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं कि ये जो है कि जब एक संघ नेतृत्व करता नहीं है, तो इनके पास एक मजबूत संघ नहीं है। एक मजबूत संघ का मतलब केंद्रीकरण नहीं है। और जब मजबूत संघ नहीं है तो ये लोग सत्ता के लिए आपस में ही लड़ेंगे, तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा। मजबूत संघ नहीं है तो ये लोग सत्ता के लिए आपस में लड़ते थे। आज सत्ता के लिए आपस में लड़ते थे, तो जाहिर सी बात है इसका लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगा। और जिसके वजह से ये लोग मजबूत केंद्रीकरण नहीं था, एक संघ नहीं था, तो वित्तीय प्रणाली का अस्थिर होना स्वाभाविक है। सैन्य खर्चे में भी वृद्धि हो रहा था। तो जब वित्तीय प्रणाली मराठा साम्राज्य कृषि और व्यापार घट रहा था, धीरे धीरे राजस्व और सैन्य खर्चे बढ़ रहे थे, तो फिर साम्राज्य का पतन होना तो स्वाभाविक है। और अनंत यही हुआ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका भी उसमें बहुत प्रमुख है। प्रमुख इसलिए है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनंत इसको दबाने में कामयाब हो गई। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कैसे डुप्ले के बारे में, मैसूर के बारे में, बंगाल के बारे में, मराठा के बारे में जो मेंस से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, मैंने विधिवत उसी पे चर्चा किया है। ठीक है साथियों, जय हिंद।